गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप सब बहुत मस्त हो गए, खुश हो गए हैं। मस्त रहो, खुश रहो और ऑनलाइन पढ़ाई भी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है, द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, क्लास 11th। तो हम देखते हैं उसका अगला पार्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें पिछली वीडियो में हमसे छूट गई थी, तो उनके बारे में हम पता करते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स प्रीफिक्स फॉर पावर ऑफ 10, ठीक है ना। ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, कन्वेंशंस फॉर राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे, रेंज ऑफ लेंथ पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पढ़ेंगे कि लार्ज डिस्टेंस को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, वो पढ़ेंगे हम पैरेलैक्स मेथड में। उसके बाद पढ़ेंगे हम एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मीन्स साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल के साइज़ को हम किस तरीके से मेज़र करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम क्या। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे इसमें, है ना, कि मैट्रिक्स प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हम और थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो जैसे देखते हैं मैट्रिक्स का मतलब है, जैसे ये है प्रीफिक्स, ठीक है। मैट्रिक प्रीफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे कि डेसी, ये आपने बहुत सुना होगा। सेंटी बहुत सुना है आपने, सेंटीमीटर, है ना। मीटर के आगे सेंटी लगा देते, क्या करते हैं हम मीटर के आगे सेंटी लगा देंगे। ये मीटर है, मीटर के आगे लगा दिया हमने सेंटी, तो ये हो गया सेंटीमीटर। उसके बाद देखें आप, ये है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर हो गया कि मीटर के आगे हमने मिली लगा दिया, ठीक है। मीटर के आगे क्या लगा दिया, मिली लगा दिया। और देखते हैं, जैसे ये पीको, तो अगर मैंने मीटर ले रहा हूँ तो मीटर के आगे पीको लगा दिया, पीको मीटर। अब ये काम कैसे करेंगे, ये किस तरीके से करेंगे, पहले प्रीफिक्स की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन सी क्या होता है। तो डेसी का मतलब है, जब भी डेसी लगेगा तो 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेंटी लगेगा तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मिली लगेगा तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये सारा आपको सामने दे रखा है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेने की कोशिश करता हूँ, उसमें आप बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है एक एग्जाम्पल लेंगे और देखते हैं, एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है बेटा। चलिए, जैसे मेरे पास है 50 सेंटीमीटर, क्या है 50 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा कि ये सेंटीमीटर है तो सेंटी लगा हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 50 × 10⁻² मीटर। नहीं आई बात समझ में, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 50 × 10⁻²। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ 9 पिकोमीटर है, तो 9 पिकोमीटर है, तो 9 पिकोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 9 देख लेंगे हम पिको में क्या होता है। पिको में ये आ रहा है 10⁻50। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पिको में आ रहा है 10⁻12, ठीक है, 10⁻12। तो ये हो गया 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो आपको ये वाली जो है प्रीफिक्स याद रखने होंगे। किलो एक कॉमन लिख लेते हैं, कॉमन वाला है ये किलो। किलो को देखते हैं, मान लीजिए किलोमीटर आपको दे रखा है 14 किलोमीटर। तो देखें किलो अगर आता है तो कितने, मतलब प्रीफिक्स अगर किलो होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10⁻³ से। तो ये क्या हो गया 14 × किलो की जगह क्या आ जाएगा 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 10⁻³ किलो की जगह ही तो आया, मीटर रह गया, तो ये हो गया 10। नहीं आई बस समझ में। तो इस तरीके से हम जो है अपने प्रीफिक्स को यूनिट के कन्वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पार्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत ज़रूरी है, जो कि है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्चुअल में हमें ना एक हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो हमें कोई मेज़रमेंट दे रखा है तो उसके आसपास की वैल्यू हमें बताता है। तो उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर 5 से कम है ना, अगर कहीं डिजिट कोई मेज़रमेंट है उसमें अगर 5 से कम है तो उसको 1 माना जाता है। ध्यान रखना, 5 से कम होगा तो 1 माना जाएगा, 5 से ज़्यादा होगा या 5 और 10 के बीच में होगा, ठीक है, तो 10 माना जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर हमारा जो मैग्नीट्यूड है या हमारा जो मेज़रमेंट है वो 5 से कम है तो 1 माना जाएगा, और 5 से और 10 के बीच में है तो 10 माना जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आगे देखते हैं। द पावर ऑफ 10 सो ऑब्टेन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि मेज़रमेंट अक्सर करके हमको SI यूनिट में लेना होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मान लीजिए आपको दे रखा है अर्थ, ठीक है ना, अर्थ का जो है रेडियस, ठीक है, अर्थ का रेडियस आपको दे रखा है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो पहले मैंने दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है कि देखो मेज़रमेंट शुड बी इन SI यूनिट, तो हमें जो है इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो किलो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, तो किलो के लिए कितने का मल्टीप्लाई होता है 10⁻³ मीटर। तो इसको क्या होता है हमें 1 डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। किसमें? 1 डेसिमल में। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा 6.4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³, ठीक है ना। इसको हमने क्या करा, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 6.4 इंटू 10⁻³, तो टोटल कितना हो गया ये आपका 6.4 इंटू 10⁻⁶। ज़रा देखें रूल क्या कह रहा था, 5 से 10 के बीच में होगा तो उसको 10 ट्रीट करेंगे। तो 6.4 क्या है, 5 से 10 के बीच में, तो इसको जब हम 10 ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁶, तो ये आ गया 10⁻⁷। तो हम कह सकते हैं जो अर्थ का रेडियस है वो 7 ऑर्डर का है। इसमें 7 जो हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, 7 जो हो गया हेयर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 7। नहीं आई बात समझ में? तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो जो पावर होती है 10 की वो बताता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन अगर हमें कोई मैग्नीट्यूड दे रखा है, टोटल मैग्नीट्यूड दे रखा है, उस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है वो क्या बताएगा, जो 10 की पावर होगी, ठीक है। तो अगर 6 वो जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसमें जो हमारा डेसिमल पार्ट है वो अगर उससे ज़्यादा है 5 और 10 के बीच में तो उसको हम 10 काउंट करते हैं। वहीं पर ये होता, मान लो कोई कैलकुलेशन होती, कोई डिस्टेंस हमें ये दे रखी होती है, डिस्टेंस जो दे रखी होती, ठीक है ना, उसमें जो डिस्टेंस हमें दे रखी होती है, 1 मिनट रुकना बेटा, ठीक है, हमें जो डिस्टेंस दे रखी होती, मान लो दे रखी होती 1400 किलोमीटर, क्या दे रखी होती 1400 किलोमीटर, ठीक है ना। हमें जो डिस्टेंस दे रखी होती, मान लो 1400 किलोमीटर दे रखी होती, तो हम लिखते हैं 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते तो लिखते 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर। ध्यान रखें, क्यों, हमें क्या करना होता है, हमें जो मेज़रमेंट दे रखा होता है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ SI यूनिट कौन कौन सी होती है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारा को पहला जो रूल शुरुआत में ही बता दिया है कि अगर 5 से छोटा है तो उसको 1 ट्रीट करके चलते हैं, और 5 और 10 के बीच में हमारा डेसिमल नंबर तो उसको हम 10 ट्रीट करके देखते हैं। तो इस वाले केस में जो हमारा डेसिमल नंबर है वो 5 से स्मॉलर है, तो इसको हम 1 ट्रीट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻3, तो इक्वल्स टू 10⁻3। तो इस वाले मैग्नीट्यूड का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। तो किसी भी मेज़रमेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले 10 टू द पावर में, है ना, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, पावर ऑफ 10 में। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट आना चाहिए वो 0 से 10 के बीच में आना चाहिए।
यानी कि जब हम अपने मेज़रमेंट को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा डेसिमल पार्ट आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, 0 से 10 के बीच में आएगा। अगर ये 5 और 10 के बीच में है तो 6 जो भी हमारी 10 की पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, जिससे कि वो 1 बढ़ जाएगा। अगर वो जो है हमारा 5 से कम है तो वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहता है? क्योंकि जो अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको हम 10 ट्रीट करके चलते हैं, 5 से कम है तो उसको हम 1 ट्रीट करते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? द पावर ऑफ 10 सो ऑप्टेड, कि जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है उसकी अगर पावर हो जो होगी 10 की जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ता है। अब देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको पार्ट को समझेंगे। कन्वेंशन ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर सिंबल। अब देखो बेटा, फिजिक्स सब करते हैं ना, लेकिन जो उसमें लिखने का तरीका है ना वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, कि किस तरीके से हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मायने रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर जो यूनिट है, बहुत सारी जो यूनिट है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, वो साइंटिस्ट के नाम पर है। ये सबसे बेसिक वाली मैंने ले ली है आपके सामने, कि जो आपको पता है कि हाँ ये साइंटिस्ट के नाम पर है। अगर कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, और अगर उसको पूरा लिखा जा रहा है, पूरा नाम से अगर लिखा जा रहा है यूनिट को, तो क्या होगा, उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते। तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो कह सकता हूँ मैं, अगर ऐसे लिखा हुआ 5 न्यूटन, ठीक है बेटा, 5 न्यूटन, तो ये तो गलत है। ठीक है, सही क्या होगा, ये सही होगा 5 न्यूटन। ठीक है बेटा, 5 न्यूटन ये सही होगा। नहीं आ रही बात समझ में? कि अगर किसी साइंटिस्ट के लेटर से है या उसको पूरे वर्ड में आप लिख रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखना है। पहला लेटर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, स्मॉल नहीं है। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर हमने साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है ना, साइंटिस्ट का अगर नेम है और केवल स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है और सिंगल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगर साइंटिस्ट का नेम है और सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब हमें कैपिटल लिखना होता है, यानी सिंबल जो है सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो अगर साइंटिस्ट का नेम है तो कैसा होगा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होगा, स्मॉल लेटर से नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर 5 न्यूटन को मैं सिंबल की फॉर्म में लिखूँगा तो ये तो करेक्ट है और ये जो है रॉन्ग है। ठीक है ना, ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग आ जाए, कभी भी यूनिट्स के ना प्लूरल नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कभी भी किसी भी यूनिट के सिंबल में या यूनिट में कभी भी हम प्लूरल नहीं लगाते हैं। तो ये दोनों ही गलत है। ये 10 न्यूटन्स लिखा हुआ ये भी गलत है, 5 मीटर्स लिखा हुआ ये भी गलत है। ध्यान रखना सही क्या है, क्या करेक्ट है, 10 न्यूटन ओनली, ऐस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, 5 मीटर ओनली, ठीक है ना, ऐस नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों ही गलत है। नीचे जो अभी मैंने लिखे हैं ये सही है। ठीक है बेटा, तो अब हम अगर बात करते हैं, ठीक है बेटा, हम बात करते हैं तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यूनिट को लिखने का तरीका क्या है। जैसे ये लिख रहा है आपके सामने जूल पर सेकंड पर मीटर। क्या लिख रहा है, जूल पर सेकंड पर मीटर। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। क्या ये ऐसे लिखा, जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। अगर हम सोचेंगे तो इस हिसाब से लिखा जाएगा, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, ये करेक्ट होगा, ये गलत होगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट। बात आ गई समझ में, ये करेक्ट है ये। तो यूनिट्स को लिखते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे
यानी कि पूरे वर्ड में अगर यूनिट लिखी जा रही है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर केवल सिंबल लिखा जा रहा है, ठीक है ना, साइंटिस्ट के नाम से और सिंबल लिखा जा रहा है, तो सिंबल जो है कैपिटल आएगा और स्मॉल नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी किसी भी यूनिट में हम प्लूरल यूज़ नहीं करते, नहीं एस नहीं लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है। 10 न्यूटन्स इज़ रॉन्ग, 5 मीटर्स इज़ आल्सो रॉन्ग। तो क्या आएगा, 10 न्यूटन ऑनली, 5 मीटर और ऑनली, ठीक है। जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लगता है वो जो जूल पर सेकंड मीटर, इसको भी पढ़ेंगे यही, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है किस तरीके से हम यूनिट्स को लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ये आपके सामने एक फिगर आ रहा है, इसको अगर हम देखते हैं तो ठीक है। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में। पहले हम ये देख लें कि रेंज ऑफ लेंथ होती क्या है, कितनी छोटी और कितनी बड़ी होती है, क्या रेंज ऑफ लेंथ है क्या, ठीक है। तो रेंज ऑफ लेंथ अगर अभी हम ये मान लेते हैं, जो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा होता है अभी के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है। इस जो मैंने ये डॉट बनाई है, इस डॉट में भी अरबों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना, इस डॉट में भी अरबों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये यूनिवर्स आपको पता है, मैंने यहाँ पे तो बना ही नहीं सकते ना, जस्ट रिप्रेजेंटिंग कर रहा है कि यानी कि जो लेंथ है उसकी रेंज एक इलेक्ट्रॉन के साइज से लेकर यूनिवर्स के साइज तक है। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा हो गया, यूनिवर्स का साइज सबसे बड़ा हो गया। यूनिवर्स से बड़ा कुछ है ही नहीं है, जितना हमें पता है उसके हिसाब से तो यूनिवर्स ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो रेंज ऑफ लेंथ है वो 10 टू द पावर -16 जो कि डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, टू द 10 टू द पावर 26 जो कि साइज ऑफ द यूनिवर्स है, जो कि अभी केवल एस्टीमेट लगाया गया है। तो इसकी बहुत वास्ट रेंज होती है, क्या होती है, बहुत वास्ट रेंज होती है, ठीक है ना। लेंथ की बहुत वास्ट रेंज होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 10 टू द पावर -16 से टू द डायमीटर ऑफ साइज ऑफ द यूनिवर्स 10 टू द पावर 26 तक। तो अब इन सारी रेंजों को मेज़र कैसे करते हैं, ये 10 टू द पावर 26 आ कहाँ से गई, हमने कैसे मेज़र कर लिया, नहीं आई बात समझ में। हमने यूनिवर्स के साइज़ को कैसे मेज़र कर लिया, या हमने इलेक्ट्रॉन के साइज़ को कैसे मेज़र कर लिया। कुछ इमेजिन कर सकते हो कि भाई इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है, उसको मेज़र कैसे किया होगा, उसके साइज़ को कैसे मेज़र किया होगा, या इतना बड़ा यूनिवर्स है उसके साइज़ को कैसे मेज़र किया है। तो वही कि लेंथ को मेज़र करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो इस चैप्टर में हम उनके कुछ तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे कि लेंथ को मेज़र कैसे किया जाता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया आपके पास अगला। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए मेजर 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या क्या, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। नहीं आ रही बात समझ में। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, जिसमें कि हम डायरेक्ट हमारे पास कोई डिवाइस है उसकी हेल्प से जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मीटर स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ठीक है, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो मीटर स्केल होता है, ठीक है। और बड़े बड़े भी मीटर स्केल होते हैं, जो फीते देखें, फीते जो कारपेंटर वगैरह होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हमारे मिस्त्री होते हैं उनके पास फीता होता है, वो इतने मीटर तक का भी होता है, 10 टू द पावर 2। उसको भी हम उसको मीटर स्केल बोलते हैं। जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मीटर स्केल है वो भी मीटर स्केल है। जो हमारे कंस्ट्रक्टर बिल्डर होते हैं या किसी प्लॉट वगैरह को मेज़र करने जाते हैं, उनके हाथ में जो फीता होता है वो भी मीटर स्केल होता है, ठीक है। तो वो मीटर स्केल कहाँ से लेके कहाँ तक मेज़र कर सकता है, 10 टू द पावर -3 मीटर। ये 10 टू द पावर -3 मीटर क्या है, ये 10 टू द पावर -3 मीटर जो है, ठीक है, ये 10 टू द पावर -3 मीटर क्या हो गया, मिलीमीटर। क्योंकि आपने देखा है ये 10 टू द पावर -3 मीटर जो है क्या है, मिलीमीटर। ये क्या है, मिलीमीटर।
तो आपने देखा है जो आपका मीटर स्केल होता है उसमें जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो 1 मिलीमीटर को मेज़र कर सकता है, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर, 10 टू द पावर 2 मीटर, ठीक है ना, डेगा मीटर हो जाता है वो, ठीक है, वो उसमें होता है, यानी कि मीटर का 100 टाइम्स 100 मीटर्स हो गए, ठीक है ना, 100 मीटर्स मेज़र कर सकते हैं मीटर स्केल से। तो कहने का मतलब दूसरी डिवाइस है डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर, जिससे कि हम 10 टू द पावर -4 मीटर तक मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्क्रू गेज भी है जिससे हम डायरेक्ट उससे मेज़र कर सकते हैं 10 टू द पावर 5 मीटर तक, ठीक है। इसके बियॉन्ड इन रेंज के अलावा जो भी मेज़रमेंट करना होता है उनके लिए यूज़ होता है इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, अगर ज़रा मैं देखूँ तो रेंज क्या होगी जो डायरेक्ट मेथड से मेज़र की जा सकती है, 10 टू द पावर 5 मीटर टू 10 टू द पावर 2 मीटर, ठीक है। यानी कि इस रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी की लेंथ आपको मेज़र करनी है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इनके बियॉन्ड है, यानी 10 टू द पावर 2 मीटर से बड़ी या 10 टू द 5 मीटर से छोटी, तब आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। नहीं आई बात समझ, तब हमको क्या यूज़ करने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में काफ़ी सारे मेथड आते हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल पैरेलैक्स मेथड है, ठीक है। तो जैसे इको मेथड है, इको मेथड क्या होता है कि हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसमें से साउंड निकलती है और जहाँ तक कि हमें डिस्टेंस मेज़र करनी है वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास तक आती है, रिसीव कर लेते हैं। साउंड की वेलोसिटी हमें पता होती है, टाइम हम नोट कर लेते हैं और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लगा के डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही मेथड सब में फॉलो होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। दूसरा होता है लेज़र मेथड। लेज़र मेथड होता है मून की डिस्टेंस हम जो है लेज़र मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेज़र एक्चुअल में क्या होता है आपका है कि जो रेडियो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजता है, क्या करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजता है, ठीक है। तो वापस हम रिसीवर होता है हमारे पास, वो रिसीवर जो है वापस जब लौट कर आती है रेज, वो रिसीवर जो है उसको मेंटेन कर लेता है कि भाई कितने टाइम में आया, तो बस स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर देते हैं हम, तो हमारे पास जो है निकल कर आ जाता है डिस्टेंस ऑफ दी मून। तो जैसे मान लो वो हम अभी डिस्कस कर नहीं रहे क्योंकि हमारे कोर्स में है नहीं। उसी तरीके से रडार होता है, रडार जो है एरोप्लेन वगैरह के या कोई मिसाइल है कुछ है, उनको जो है उनकी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए कि वो हमारे एरिया में आ गए नहीं आ गए, उनको मेज़र करने के लिए रडार यूज़ होता है। लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना, लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वो जो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ, ठीक है, ये होती है लेज़र की फुल फॉर्म। रडार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रडार की फुल फॉर्म जो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वहीं सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, केवल है पैरेलैक्स मेथड। क्या है हमारा, पैरेलैक्स मेथड है। तो इस पैरेलैक्स मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पैरेलैक्स मेथड है क्या, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है, पैरेलैक्स मेथड आपका जो है वो है बेटा मून की डिस्टेंस, दूर के स्टार की डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो पैरेलैक्स मेथड कहलाता है, ठीक है ना। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है, ज़रा इसकी अगर डेफिनेशन में लिखूँगा तो डेफिनेशन के बारे में अगर बात हो जाती है तो डेफिनेशन में लिखता हूँ तो देखें, ठीक है। तो डेफिनेशन में अगर लिखूँगा तो लिखेंगे डेफिनेशन, पैरेलैक्स इज़ द नेम, पैरेलैक्स, ओके ये ना रिकॉर्डिंग के टाइम में नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ और मैं लिख लेंगे बाद में, लिखते हैं इसके पैरेलैक्स, है ना। पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू change in position
position of an object with respect to the background. ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड. ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलैक्स मैटर. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन from two different positions. ठीक है, ये पैरेलैक्स की डेफिनेशन हो गई. ये इसलिए लिख दी है कि आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको इजी हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो अब इसमें कुछ चीज़ें हम नोट करके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ होती है. तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने एक वो है ना, एक डायग्राम आपको दे रखा है. डायग्राम में क्या है, ये कोई नियर स्टार है. क्या है, ये कोई नियर स्टार है और इस नियर स्टार की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कि अर्थ से उसकी डिस्टेंस क्या है. तो हम क्या करते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. ठीक है, तो अर्थ से जब सन अर्थ इस तरफ है, तब हमने उस स्टार की पोजीशन देख के एक एंगल पता कर लिया. उसमें क्या है, हमें ये एंगल पता चल जाता है. ठीक है, वो एंगल कैसा होता है, वो यहाँ से निकल कर आता है, ध्यान रखेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, चलिए. ऐसे ही जब अर्थ जो है हमारी इस पोजीशन में पहुंच जाती है, तब भी हम इस स्टार को देखते हैं और जो दूर का स्टार है, फार स्टार है, मोर डिस्टेंस स्टार है, उसको देखते हैं. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है बेटा, हम देखते हैं. तो आपने देखा है क्या, अब मैं जो है एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूँगा. क्या सन की पोजीशन, कभी आप ट्रेन में चलते हो और ट्रेन में आप देखते हो कि सन की पोजीशन तो वही है, लेकिन जितने पेड़ पौधे घर देखते हैं वो उनकी पोजीशन चेंज होती जा रही है. नहीं आई बात समझ? थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना. जब आप ट्रेन में जाते हैं तो जो पेड़ पौधे पिलर होते हैं वो तो तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, लेकिन सन हमारे साथ साथ चलता है. लगता है नहीं, लगता है ऐसा. तो जो ऑब्जेक्ट दूर है और जो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना, उसकी डिस्टेंस जो है उसकी जो पोजीशन है हमारे रेस्पेक्ट में कम चेंज होती है, और जो हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो है पोजीशन ज़्यादा चेंज होती है. इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल वही है ट्रेन. जब हम ट्रेन में जाते हैं, आप सभी ट्रेन में बैठे होंगे, कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो जो पेड़ पौधे घर होते हैं वो तो अपनी लगातार पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन सन जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. नहीं आ रही बात समझ? अब ऐसे ही इसमें होता है. तो जो ये जो स्टार है ए, ठीक है ना, ये स्टार तो वही है, सेम स्टार है, लेकिन उसकी पोजीशन अलग अलग है. जब हम यहाँ पर अर्थ यहाँ पर थी और इस स्टार को ऑब्जर्व किया था, तब भी ये यहाँ पर था. अर्थ जब घूम के सन के चारों चक्कर लगा के जब अर्थ यहाँ पर आ गई, तब उन्हें जगह, तब भी हमें स्टार यहीं पे नज़र आ रहा है. तो हम दो पोजीशंस देख सकते हैं. ठीक है, तो जो लेकिन क्या हुआ, हमारा जो मोर डिस्टेंस स्टार है उसकी पोजीशन तो चेंज हुई ही नहीं.
ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन हमारा जो नियर बाय स्टार था जिसका कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी। तो कैसे चेंज हो गई? जब अर्थ यहाँ पर थी तो ये स्टार हमें यहाँ नज़र आ रहा था, इस तरफ नज़र आ रहा था, हमारे राइट हैंड पे नज़र आ रहा था। लेकिन जब अर्थ घूमकर इस तरफ आ गई तो वो हमें कहाँ नज़र आ रहा है? लेफ्ट हैंड पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस स्टार के कंपैरिजन में इस स्टार कि जो है एंगल क्या बनाया होगा उसने, वो हमें जो है बताता है एंगल ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ पैरेलैक्स होता है, ये वाला, ये एंगल ऑफ पैरेलैक्स आता है, ठीक है ना। इसको अगर मैं θ1 मान लूँ, इसको भी θ1 मान, तो ये क्या निकल कर आता है? एंगल ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। तो नियर बाय स्टार के कंपैरिजन में हमने जो हमारा मोर डिस्टेंस स्टार है उसके बीच का एंगल निकाल लिया है, दो अलग अलग पोजीशंस ऑफ द अर्थ की अलग अलग पोजीशन से हमने जो है हमारा जो नियर बाय स्टार है उसके लिए पैरेलैक्स एंगल निकाल लिया है, ठीक है। अब हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं कि हमको ये डिस्टेंस पता होती है, डायमीटर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता होती है d, ठीक है। d डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। तो मान लो अभी के लिए इसको 2d मान लेते हैं, इसको 2d मान लेते हैं। ये आप मानना भी आपको ना जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आप न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल करूँगा, ये मैंने 2d मान ली, तो ये डिस्टेंस रह गई d, नहीं रह गई d, हमें ये डिस्टेंस रह गई, ये θ2 एंगल है, ये भी θ2 एंगल है। तो यहाँ पर हम ना ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके बड़े आसान से निकाल सकते हैं। मान लो अगर मैं tan θ यूज़ करूँगा तो tan θ2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस नहीं, दोनों डिस्टेंस सेम ही आएंगी क्योंकि एंगल बहुत छोटा बनेगा। तो आप कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। मान लो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, सन से कितनी दूर है, तो ये मान लो डिस्टेंस मैंने मान ली b, ये डिस्टेंस क्या मान ली b। तो अगर मैं tan θ लूँगा, tan θ को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया tan θ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हो गया d, बेस हो गया b, और हमें निकालना क्या? b निकालना है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b इधर d ओवर tan θ। और अगर हमें सन से निकालनी, वो अर्थ से डिस्टेंस निकालनी होती तो क्या लेते हैं? हमें ये निकाल, तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। इस वाले एंगल के लिए ये तो बेस हो गया, ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस बताते और ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पता होती है हमें, ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता होती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे sin θ2। तो sin θ2 की जो है वैल्यू क्या निकल कर आएगी? sin इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, साइन ओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस वाले एंगल के लिए ये हो जाएगा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी d ओवर हाइपोटेनस, जो डिस्टेंस निकालनी है। इस डिस्टेंस को अगर मैं l मान लेता हूँ, यानी कि अर्थ से स्टार की डिस्टेंस l है ना, तो क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो l इक्वल्स टू आ जाएगा आपका d ओवर साइन θ2। नहीं आई बात समझ? तो इस तरीके से हम जो है डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए तैयार किए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को भी लेते हैं और देखते हैं क्या। तो एग्जाम्पल्स को लेने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए 1 डिग्री, ठीक है ना, जो डिग्री होता है ये भी एंगल की ही यूनिट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लीजिए आपने ये सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्किल हो गया, ठीक है। अब ये सर्किल का कोई सेंटर होगा, ठीक है। वो सेंटर से अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे इसको, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 90 डिग्री के एंगल होते हैं,
ठीक बेटा। और अगर अब हम क्या करें, 90 का मतलब है इसमें इस तरीके से 90 पार्ट्स होंगे। 90 पार्ट्स बना नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन इस तरीके से कितने होंगे, 90 पार्ट्स होंगे। तो जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, है ना। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। अब अगर हम इस 1 डिग्री के भी 60 पार्ट्स कर देंगे, कितने पार्ट्स कर देंगे, 60 पार्ट्स। अगर हम 1 डिग्री के भी 60 पार्ट्स कर देंगे तो क्या होगा, वो कहलाएगा 1 मिनट, ठीक है ना। 1 डिग्री के भी अगर हम 60 पार्ट्स कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट, ठीक है। उस तो 1 मिनट को रिप्रेजेंट करते इससे, 1 के ऊपर एक डैश लगा देते, तो ये होता है 1 मिनट। अब जब 1 मिनट के 60 पार्ट्स करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 सेकेंड में, ठीक है ना। किसमें, 1 सेकेंड के लिए क्या लगते हैं, डबल लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को मिनट में भी, सेकेंड में। तो दोबारा देख लेते हैं, 1 डिग्री के अगर हम 60 पार्ट्स करते हैं, कितने पार्ट्स करते हैं, 60 पार्ट्स, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, 1 मिनट में, ठीक है। अब 1 मिनट के अगेन 60 पार्ट्स करते हैं तो वो कन्वर्ट होगा 1 सेकेंड में। नहीं आ रही बात समझ में। तो 1 मिनट के अगर 60 पार्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा 6 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अब एक और यूनिट होती है। अब जो आप जो यूनिट यूज़ करने वाले हैं फिज़िक्स की 11th क्लास में, फिज़िक्स में एंगल की, वो यूज़ होगी रेडियन। क्या यूज़ होगी, रेडियन। ध्यान रखेंगे आप जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ एंगल। ध्यान रखेंगे, रेडियन भी क्या है, एंगल की यूनिट है। नहीं आ रही बात समझ। तो रेडियन को, यानी कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो अगर डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 1 तो 1 है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, 22/7 होती है, और इसको सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा, ऊपर लिखा ही हुआ है कितना आएगा सॉल्व होके, तो हो जाएगा 1.74 × 10⁻⁻² रेडियन। नहीं आई समझ। तो जब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है उल्टा, तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं यही बात समझ। ये आप कॉमन सेंस से 11th क्लास में आ गए, इतना आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए, अब मिनट को, ठीक है ना, मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 60 का डिवाइड करते हैं, ध्यान रखेंगे। मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 60 का डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से सेकंड को अगर मिनट में चेंज करना है तो फिर से 60 का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको हम लेकर चलें कि मिनट को जब हमने डिग्री में चेंज करा है 60 को, तो और अगर मिनट को सेकंड में करेंगे तो दोबारा से 60 का डिवाइड हो जाएगा, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं अगर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किस में डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, 1/60 × 60 का मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको अगर हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ कन्वर्जन है वो आपको याद रखने, और ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन है वो आपको याद रखने। तो
ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें हम दोबारा से देख लेते हैं कि क्या है, कि ध्यान रखें फिर से, डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है, ध्यान रखेंगे डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 का मल्टीप्लाई, मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 60 का डिवाइड। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से मिनट्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लाई, और सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का डिवाइड। बाकी आप देखिएगा समझिएगा इसको, ठीक है ना। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1.74 इंटू 10⁻² का मल्टीप्लाई होगा, और मिनट को रेडियन में चेंज करना है तो 2.91 इंटू 10⁻4 का मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से सेकंड को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 4.85 इंटू 10⁻6 का मल्टीप्लाई होगा। नहीं आ रही बात समझ? तो इस तरीके से क्या है, हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड को समझने से पहले हमें ये समझना ही था कि कैसे डिग्री को और उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे अब हमारे सामने। टोटल 6 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखे, तो ज़रा उनको देखते हैं, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कि डिटरमिन्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फार प्लैनेट। ये वही है जो मैंने अभी तरीका बताया था, उसी तरीके से करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, अब देख लें बहुत आसानी से। ये बीच में मान लो यहाँ पर फार प्लैनेट की अगर लें तो 2 अलग अलग पोजीशन से हमें उस प्लैनेट को या उस स्टार को देखना है। ये एक स्टार है जो बहुत दूर है, बहुत आसानी से समझना। ये एक स्टार है, ये बहुत दूर है, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस हमें अर्थ से मेज़र करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने अर्थ से इस स्टार की पोजीशन ले ली, और इससे जो दूर स्टार है उसकी भी पोजीशन ले ली। जो एस है ये मान लो ये वाला स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। इसकी पोजीशन ले ली, और क्योंकि मैंने बताया जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनकी पोजीशन हमारे रेस्पेक्ट की, हमारी पोजीशन के चेंज करने के रेस्पेक्ट में ज़्यादा चेंज नहीं होती है, ठीक है। और जो फार अवे वाला स्टार है एक स्टार है, ठीक है। तो उन 2 स्टार से कंपैरिजन में हमने जो हमारा नियर वाला स्टार है उसकी पोजीशन ली। तो अभी जैसे इसमें बताया था मैंने उसी तरीके से बिल्कुल। तो ये θ1 हो गया, तो ये इधर इसमें अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, तो एक θ1 हो जाएगा इधर से θ2 हो जाएगा। फिर सिंपल क्या है, सिंपल आपको बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री लगानी है, बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ये डिस्टेंस पता होती है तो 2 अलग अलग पोजीशन से जो ऑब्जर्वेशन लिया गया है वो उन पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बेसिस बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बेसिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या है, 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन से जो वो जो ऑब्जर्व किया गया है अलग अलग पोजीशन से, उन पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस को बेसिस बोलते हैं, और अक्सर करके बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अब इसमें एक चीज़ और लगेगी, वो ध्यान रखना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, θ1 ये है, तो ये भी θ1 हो गया, ये θ2 है तो ये भी θ2 हो गया। तो टोटल एंगल कितना हो गया, θ1 प्लस θ2। इसको मान लो थीटा मान ले। तो आप सोचें ये जो स्टार है ना, जब ये भी जो है जो पास में तो हम बोल रहे हैं ये, लेकिन हालांकि ये भी काफ़ी दूर है। तो अलग अलग पोजीशन से जो ये एंगल बन रहा होगा ना, ये जो एंगल बन रहा होगा ये बहुत छोटा एंगल बन रहा होगा, है ना बेटा, बहुत छोटा एंगल बन रहा हो। तो यहाँ पर यूज़ होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखें। तो कौन सा क्या यूज़ होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना हो गया, थीटा, है ना। आर्क कितना हो गया, ये आर्क में आ जाता है, ठीक है ना। अगर ये किसी सर्किल से बनना है, मान लो ये सर्किल ऐसे करके बनना है, तो ये तो एंगल हो गया, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल्स टू एंगल कितना, थीटा, ये वाला टोटल एंगल थीटा हो गया। आर्क कितना हो गया, ये यानी कि बी अपॉन रेडियस हो गया ये, यानी कि इसको आप मान लो कुछ भी, एल मान लो या डी मान लो। यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालनी थी डी, तो डी हमें निकालनी है, ये पहले जो बताया, जो डी हमें निकालनी है। तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी ओवर थीटा, नहीं है समझ, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ओवर थीटा। इसका और भी तरीका है ना, जो मैंने तरीका बताया ये भी ठीक है, पहले जो बताया वो भी ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक ही एग्जाम्पल है, ठीक। अब ये अर्थ ही है, आपके सामने जो दे रखा है ये अर्थ है, क्या है ये, अर्थ, ठीक है। अब ये अर्थ है,
क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द फार प्लैनेट और ए नियर स्टार एंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ और नियर स्टार के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो तरीका वही है, वही हमने माना है इसमें। ठीक है, ये आर क्या है यहाँ पे, ये जो आर है, ये जो आर है आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है। अर्थ जो है सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, सन यहाँ पर है। ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है। ये तो वही तरीका है जो मैंने पहले बताया, उसी तरीके से बिल्कुल होगा। देखिए नीचे भी वही आएगा। ठीक है बेटा, ये नीचे आएगा। ठीक है, नीचे भी d इक्वल्स टू बी ओवर थीटा आएगा। ठीक है, तो d हमें ये निकालना है, d ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, तो वही आएगा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस करके आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है। Moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the Earth। ये अर्थ है बेटा। ठीक है बेटा, ये अर्थ है और मून को देखा गया है, ये मून है। मून को एक बार क्या कह रहे हैं वो, ए एंड बी अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी डायमेट्रिकली, यानी अगर हमने डायामीटर अर्थ का ले लिया तो ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है। एक बार इधर से देखा गया मून को, एक बार इधर से देखा गया मून को। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 डिग्री 54 मिनट। आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है, ये जो एंगल है वो दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है बेटा, चलिए एंगल पता चल गया। ये हमें डायमीटर पता है अर्थ का डायमीटर उन्होंने दे रखा, कितना है अर्थ का डायमीटर, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7। अर्थ का डायमीटर आपको दे रखा है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, ये अर्थ का आपको डायमीटर दे रखा है मीटर में, तो वही लगाएंगे। अभी हमने जो निकाला था एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये आपके पास एंगल है, एंगल यानी कि 1 डिग्री 54 मिनट इक्वल्स टू आर्क। आर्क हो गया ये वाली डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है आर्क हो गया, यानी हो गया 1.276 इंटू 10 टू द पावर अपॉन रेडियस। रेडियस का जो सन से सॉरी अर्थ से जो मून की डिस्टेंस निकालनी थी, ये डिस्टेंस मान लो एल है, तो ये ना आर्क अपॉन रेडियस एल है। नहीं वैसे अब एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो आगे बात बताऊंगा उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 टू द पावर 7 अपॉन 100। आपको बस जो अभी कन्वर्जन बताया था वो करना है। आपको क्या करना है, इस 1 डिग्री 54 मिनट को रेडियन में करना। एक्चुअली में जो रेडियन होती है वो एसआई यूनिट होती है, और हम अपने जब किसी भी मेजरमेंट को करते हैं हम अपनी सारी यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 डिग्री 54 मिनट है उसको हमने किस में कन्वर्ट करा है, रेडियन में। तो ध्यान देंगे तभी अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट एंगल से डिवाइड नहीं देंगे, उस एंगल को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। तो 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है हम क्या करेंगे वो हम सब सारी चीज़ें देखते। तो पहले हमने क्या करा, पहले इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट में। किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितने मिनट होते हैं, 60। 1 डिग्री इक्वल्स टू तो 60 प्लस 54 मिनट तो थे ही, ये हो गया 1 डिग्री 54 मिनट। तो 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 के। तो 60 प्लस 54 154 मिनट हो गए। और पहले हम देख चुके हैं कि मिनट को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 का मल्टीप्लाई करना होता है। मिनट को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2.91 इंटू 10 - 4 का मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। क्या आ गया हमारे पास, एंगल आ गया। अब ये एंगल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे इसको 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 1 डिग्री 54 मिनट की आ चुकी है हमारे पास। तो 1 डिग्री 54 मिनट की वैल्यू आ गई 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पहले 10 टू पावर 8 मीटर आएगा, उसको जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर।
ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं और मैं अगला न्यूमेरिकल जिस बताऊंगा सॉल्व आपको ही करना होगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल ये है। ठीक है, ये बिल्कुल वही तरीका है, आगे वही तरीका है, सब कुछ वही है, ये आपको करना होगा। डिस्टेंस ऑफ द फार प्लैनेट फ्रॉम, वही तरीका है। अब ये 2AU दे रखा है ना, 2AU दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं। तो AU जो होती है एंगस्ट्रॉन हो गया, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, एंगस्ट्रॉन AU होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 × 10⁻11। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे B दे दिया, ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, फॉर्मूला वही लगेगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, वो सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो 14 देखते हैं फटाफट, है ना। ये है मून, है ना। अर्थ से हम मून का डायमीटर भी निकाल सकते हैं। मून के हमने एक एंड को देखा, फिर मून के हमने दूसरे एंड को देखा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल हमें पता चल गया। मून की डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके थे, तो हम ऐसे करके मून का डायमीटर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या करेंगे, हम अर्थ से मून के एक एंड को देखेंगे, फिर अर्थ से ही मून के दूसरे एंड को देखेंगे। ठीक है, अर्थ की और मून की डिस्टेंस हम पीछे वाले तरीके से निकाल चुके हैं, तो वो हमें डिस्टेंस पता चल चुकी है। तो फिर अगेन वही करेंगे, एंगल इक्वल्स टू आर्क, यानी यहाँ पे डायमीटर ऑफ द मून अपॉन डिस्टेंस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, फिर से वही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये दो न्यूमेरिकल हैं, मैं छोड़े जा रहा हूँ, इसको आप देखिए और इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं पॉज करके दोनों न्यूमेरिकल्स को लिख लेना और उनको सॉल्व करना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये पैरेलैक्स मेथड ही हो गया है, और आगे जो साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो पैरेलैक्स मेथड से न्यूमेरिकल है वो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।